हेलो एवरीवन। ये पीवाईक्यू सीरीज की हिस्ट्री सब्जेक्ट का सेकंड पार्ट है। तो 2020 के मैंने 17 क्वेश्चन करा दिए थे। अब 18 से हम स्टार्ट करते हैं। एक्सला सैपल 1748 की संधि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो इसमें ये ऑप्शन दिए गए हैं। फर्स्ट है हमारा प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति। सेकंड है अंग्रेजों को मद्रास पुनः प्राप्त हुआ। तो इसमें हमारे दोनों ही ऑप्शन सही हैं। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। फर्स्ट और सेकंड दोनों ही सही हैं। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746 से 1748 ईस्वी फ्रांसीसी सेना और ब्रिटिश सेना के मध्य लड़ा गया। प्रथम कर्नाटक युद्ध का अंत 1748 ईस्वी में ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारी युद्ध की समाप्ति के पश्चात हुई एक्सला शैपल संधि 1748 से हुआ। कई बार क्वेश्चन यह भी बन जाता है कि प्रथम कर्नाटक युद्ध किनके बीच हुआ था? तो ये फ्रांसीसी सेना और ब्रिटिश सेना के मध्य लड़ा गया था। इस संधि के शर्तों के अनुसार मद्रास अंग्रेजों को तथा अमेरिका लुई वर्ग फ्रांसीसियों को वापस मिल गया। इसमें कई बार बोल देते हैं कि मद्रास फ्रांसीसियों को मिल गया। ये क्वेश्चन कई बार आया है तो कथन कारण वाले में। तो मद्रास फ्रांसीसियों को नहीं, अंग्रेजों को मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करना है। तो भारतीय शस्त्र अधिनियम, शाही पद अधिनियम, भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम और भारतीय विवाह विच्छेद अधिनियम, ये कुछ अधिनियम दिए गए हैं। इनको हमें मिलाना है सही ईयर से। तो इसका जो है भारतीय शस्त्र अधिनियम जो 1878 में आया था और शाही पद अधिनियम 1876 में आया। एक सेकेंड। सही है। भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 में आया और भारतीय विवाह विच्छेद अधिनियम 1869 में आया। लॉर्ड कैनिंग के समय में 1861 ईस्वी में भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम पारित किया गया। जरूरी नहीं है कि हमेशा आपसे ईयर पूछा जाए। कई बार पूछ लेते हैं कि किसके समय में आया था ये नियम। तो ये लॉर्ड कैनिंग के समय में आया था, जिसके अनुसार पुराने सुप्रीम कोर्ट और सदर अदालतों को समाप्त कर दिया गया तथा कलकत्ता, मद्रास और मुंबई में एक एक उच्च न्यायालय की स्थापना की गई। ये क्वेश्चन भी बन जाता है कि कहाँ-कहाँ उच्च न्यायालय की स्थापना की गई? तो कलकत्ता, मद्रास और मुंबई में। पीवाईक्यू को पढ़ना हमारा सिर्फ इतना ही नहीं है कि जो क्वेश्चन आया था सिर्फ उसको रटना है। उसकी व्याख्या मैं इसलिए लेके आती हूँ जिससे आप लोग उससे 4 क्वेश्चन और भी तैयार कर सकें। उस तरह से हमें पढ़ना है पीवाईक्यूज को। ऑप्शन से भी क्वेश्चन बन जाता है, आप इस चीज को समझिए। भारतीय विवाह विच्छेद अधिनियम 1869 ईस्वी में पारित किया गया। 1876 में लॉर्ड लिंटन के काल में, किसके काल में? लॉर्ड लिंटन के काल में शाही पद अधिनियम लाया गया। लॉर्ड लिंटन के काल में 1878 ईस्वी में भारतीय शस्त्र अधिनियम पारित हुआ, जिसके तहत शस्त्र रखने एवं शस्त्र के व्यापार करने के लाइसेंस को अनिवार्य बना दिया गया। तो शस्त्र अधिनियम किसके काल में आया था? ये क्वेश्चन आया हुआ है, लॉर्ड लिंटन के काल में आया था। नेक्स्ट है हमारा सिक्किम का भारत में विलय किसने किया? तो इसमें ऑप्शन सी लॉर्ड डलहौजी ने किया। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। लॉर्ड डलहौजी ने सिक्किम पर दो अंग्रेज डॉक्टरों के साथ दुर्व्यवहार का आरोप लगाकर सन 1850 में उस पर अधिकार कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित नेताओं में से किसने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था? इसका आंसर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन लंदन में 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक चला। इसमें कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में गांधी जी ने भाग लिया। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के समय रैमजे मैकडोनाल्ड ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, दक्षिणपंथी प्रतिक्रियावादी सैमुअल होर भारत के सचिव तथा विलिंगडन भारत के वायसरॉय बने। इस सम्मेलन में गांधी जी के साथ राजपूताना नामक जहाज में महादेव देसाई, मदन मोहन मालवीय, देवदास गांधी, घनश्याम दास बिड़ला एवं मीराबेन भी थीं। कांग्रेस कार्य समिति की एक और सदस्य सरोजिनी नायडू भी इसमें भाग लेने गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाना है। एक तरफ पुस्तक है और एक तरफ लेखक है।
तो द स्टोरी ऑफ माय डिपोर्टेशन, गीता रहस्य, अ नेशन इन मेकिंग। तो इनमें जो द स्टोरी ऑफ माय डिपोर्टेशन है, ये लाला लाजपत राय ने लिखी है। मैंने इनका इधर पूरा अच्छे से मिलान कर रखा है, ये देखिए। द स्टोरी ऑफ माय डिपोर्टेशन लाला लाजपत राय ने लिखी है। गीता रहस्य बाल गंगाधर तिलक ने लिखी है। और अ नेशन इन मेकिंग सुरेंद्र नाथ बनर्जी। इंडिया विंस फ्रीडम मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। बुक से अक्सर क्वेश्चन आता है, और क्वेश्चन इसी तरह से पुट करता है आयोग कि एक तरफ पुस्तक और एक तरफ लेखक। निम्नलिखित में से किसने 1755 ईस्वी में डिडिगुल मैसूर में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की थी? इसमें ऑप्शन बी सही है, हैदर अली ने। 1755 ईस्वी में नजराज ने हैदर अली को डिडिगुल के फौजदार पद पर नियुक्त किया। इसी वर्ष फौजदार के रूप में हैदर अली ने फ्रांसीसियों की सहायता से एक शस्त्रागार की स्थापना की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कथन और कारण। कथन है ब्रिटिश सरकार ने भारत के अलग-अलग भागों में भू राजस्व की अलग-अलग व्यवस्था लागू की थी। कारण है इससे भारतीय किसानों में अलग-अलग वर्ग बन गए। इसमें से दोनों में से कोई भी सही नहीं है, तो आयोग ने इसे बाहर कर दिया था क्वेश्चन को, लेकिन फिर भी मैं लेकर आई जिससे आप लोगों को इसकी नॉलेज हो। तो इसकी व्याख्या देख लेते हैं। अंग्रेजों द्वारा भारत में भू राजस्व वसूलने की विभिन्न पद्धतियों को अपनाया गया। मुक्त रूप से अंग्रेजों ने भारत में 3 प्रकार की भू राजस्व पद्धतियां अपनाई। फर्स्ट है जमींदारी या स्थायी बंदोबस्त, ये दोनों एक ही हैं। सेकंड है रेतवाड़ी और थर्ड है महालवाड़ी। इन पद्धतियों को अलग-अलग क्षेत्रों में अलग-अलग समय पर लागू किया गया, किंतु इन सभी प्रयासों के पीछे अंग्रेजों का मूल उद्देश्य अधिक से अधिक अपनी आय को सुनिश्चित करना तथा किसानों की भलाई से उनका कोई संबंध नहीं था। फलस्वरूप कृषक वर्ग विभिन्न वर्गों में बट गया तथा भारतीय कृषि बर्बाद हो गई। आयोग ने विकल्प ए सही माना है। अब है 2019। 2020 तक के हमारे हो गए हैं। 2023, 22, 21 और 20 4 साल के पीवाईक्यू में करा चुकी हूँ। अब 2019 के करा रही हूँ। फर्स्ट है हमारा कथन और कारण वाला ही है अभी। कथन है अकबर ने शेरशाह की तरह राज्य के सिक्कों के प्रचलन को नियमित करने का प्रयास किया। कारण है शेरशाह की मुद्रा पद्धति के समान अकबर के समय का ताम्र का प्रमुख सिक्का दाम था। इसका आंसर है ऑप्शन बी ए। कथन ए तथा कारण दोनों सही है, परंतु एक दूसरे की व्याख्या नहीं करते हैं। सेकंड है निम्नलिखित युद्धों को काला अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूटों से सही उत्तर चुनिए। सरनाल का युद्ध, बिलग्राम का युद्ध, धर्मत का युद्ध, जजाव का युद्ध। ये कुछ युद्ध तो ऐसे हैं कि 1-2 साल छोड़ के इनसे क्वेश्चन बनता ही है। इसका आंसर है ए, ऑप्शन ए। बिलग्राम का युद्ध 1540 में हुआ। सरनाल का युद्ध 1572 में। धर्मत का युद्ध 1658 में और जजाव का युद्ध 1707 में। इनकी व्याख्या देख लेते हैं। बिलग्राम में करनाज का युद्ध 1540 में शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच हुआ था। जरूरी नहीं है हमेशा यही पूछे, ये भी पूछ सकते हैं कि किसके बीच हुआ था। तो बिलग्राम का युद्ध शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच हुआ, जिसमें शेरशाह विजयी हुआ। इस तरह हिंदुस्तान की राजसत्ता एक बार फिर से अफगानों के हाथों में आ गई। अब है सरनाल का युद्ध। सरनाल का युद्ध वास्तव में एक छोटा सा युद्ध था जो अकबर के गुजरात पर हमले के बीच 1572 में हुआ, जिसमें अकबर ने विजय प्राप्त की। थर्ड है हमारा धर्मत का युद्ध। यह 15 अप्रैल से 1658 को सिंहासन प्राप्त करने के लिए दारा सिकोह और औरंगजेब के बीच हुआ, जिसमें अंततः औरंगजेब की विजय हुई। फिर है जजाऊ का युद्ध। 12 जून 1707 को सम्राट औरंगजेब की मृत्यु के बाद भारत के मुगल सिंहासन के उत्तराधिकारी के लिए बहादुर शाह प्रथम और मोहम्मद आजम शाह के बीच हुआ। इस युद्ध में औरंगजेब के सबसे बड़े पुत्र बहादुर शाह प्रथम ने विजय प्राप्त की।
नेक्स्ट है, हठयोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? हठयोग नाथपंथियों द्वारा अपनाया जाता था। हठयोग क्रिया को सूफी संतों ने भी अपनाया था। ऑप्शन सी, एक और दो दोनों। एक और दो दोनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक विशिष्टता एकता व्यवस्था को एकता व्यवस्था की नहीं है? एकता एक राजस्व एकत्रित करने की व्यवस्था थी, ये सही है। सियासतनामा एकता व्यवस्था की जानकारी का स्रोत है, था, ये भी सही है। एकता से एकत्रित राजस्व सीधा सुल्तान के खाते में जाता था, ये हमारा गलत है। एंड डी भी सही है, मुक्ति को एकता से एकत्रित राजस्व से सैनिक रखने पड़ते थे। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। इक्ता का शाब्दिक अर्थ है हस्तांतरणीय लगान या अधिन्यास। इक्ता की सर्वप्रथम परिभाषा निजामुल मुल्क तुसी द्वारा रचित सियासतनामा में दी गई है। इक्ता एक ऐसा भूक्षेत्र होता था जो सैनिक व असैनिक अधिकारियों, मुख्यतः सैनिकों, को उस क्षेत्र के प्रशासनिक संचालन के लिए दिया जाता था। तत्कालीन परिस्थितियों में विद्रोह प्रवृत्ति को रोकने, सल्तनत के बड़े क्षेत्र में प्रशासनिक संचालन तथा राजस्व प्राप्त करने का यह एक अनोखा प्रयोग था, जो भारत के लिए तो नया था, किंतु मध्य एशिया में यह प्रचलित हो चुका था। किसी भी अवस्था में इक्तादार उस भूखंड के स्वामी नहीं हो सकते थे। वे केवल ये उस भूखंड के स्वामी नहीं हो सकते थे। वे केवल पैदावार की लगान के उपभोग के स्वामी हो सकते थे। सियासतनामा के अनुसार इक्तादार को किसी भी क्षेत्र में 3 वर्ष से अधिक नहीं रखना चाहिए। इक्ता क्षेत्र के प्रशासनिक व सैनिक खर्च के बाद बचे राजस्व को केंद्रीय राजकोष में जमा करना होता था। इस अतिरिक्त राजस्व को फवाजिल कहा जाता था। ये भी पूछा गया, ये क्वेश्चन आएगा कि फवाजिल क्या है, तो ये अतिरिक्त राजस्व है या अधिशेष है। बड़े इक्तादारों को मुक्ति बली या मलिक भी कहा जाता था। भारत में सर्वप्रथम इक्ता मोहम्मद गोरी ने स्टार्ट की थी। उसने कुतुबुद्दीन ऐबक को हासी का इक्तादार बनाया था, किंतु एकता को सुव्यवस्थित रूप देने का जो श्रेय है वो इल्तुतमिश को दिया जाता है। आगे बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, गयासुद्दीन तुगलक, मोहब्बत बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक और सिकंदर लोदी आदि के द्वारा एकता व्यवस्था में विभिन्न परिवर्तन किए गए। नेक्स्ट है पुस्तक, एक तरफ पुस्तक दे रखी है, दूसरी तरफ लेखक। ये है तबकात नासरी, मिनाज उस सिराज, तारीख फिरोजशाही, तुगलकनामा और हुमायूंनामा। तो इसमें तुगलकनामा जो है ये गलत लिखा हुआ है, बाकी सब सही है। तबकात नासरी मिनाज उस सिराज ने ही लिखी है। तारीख फिरोजशाही शमसे सिराज ने लिखी है। और ये हुमायूंनामा गुलबदन बेगम ने लिखी है। लेकिन जो तुगलकनामा है ये अमीर खुसरो की रचना है और इब्न बतूता ने रहेला लिखी है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? एक तरफ दाम है और दाम ताम्र की मुद्रा, ये सही है। देसाई राजस्व अधिकारी, ये भी सही है। दीवान प्रांतीय राजस्व का प्रमुख होता था, लेकिन ये जरीब, ये गलत है। जरीब एक तरह का पैमाना था मापने वाला, ये कोई कर नहीं था। जरीब एक तरह का पैमाना था। नेक्स्ट है, एक तरफ सूची है, उनको मिलान करना है। मुल्ला दाऊद, चंदायन, दामोदर कवि आशिका, सोमनाथ पद्मावती कथा और अमीर खुसरो राग विबोध। तो देख लेते हैं इनका सही मिलान। दामोदर कवि ने पद्मावती कथा लिखी है। अमीर खुसरो खुसरो ने आशिका लिखी है। सोमनाथ ने राग विबोध लिखी है और मुल्ला दाऊद ने चंदायन लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित राजाओं में से किसने अकबर के पूर्व तानसेन को संरक्षण दिया था? तो इसमें यही है, ऑप्शन है भाटा का राजा रामचंद्र सिंह ने। नेक्स्ट है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करना है। फर्स्ट में राजवंश है और सेकंड में राजधानी है। तो पल्लव वारंगल, पांडे कांची, यादव मदुरा,
और काकतीय देवगिरी। तो इनका सही मिलान देख लेते हैं। कांची पल्लव में थे, मदुरा पांड्य में थे, और ये यादव देवगिरी में, और काकतीय वारंगल में। जो पांड्य थे वो मदुरा में थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित स्मारकों को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर चुनिए। फर्स्ट है रविया दौराना राविया दौरानी का मकबरा औरंगाबाद में, ये सही है। शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम में, ये भी सही है। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में, ये सही है। अटाला मस्जिद जौनपुर। एक सेकंड, एक सेकंड। ओके, ओके, ओके। हम्म। अच्छा, अच्छा। सही तो ये है, इनको कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है। सॉरी, सॉरी। कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है इनको। तो इनका जो आंसर है वो सी है। पहले हमारा फोर्थ आएगा, फिर सेकंड, फिर थर्ड। ये आएगा, फिर ये, फिर ये, और फिर फर्स्ट। हम्म। पहले अटाला मस्जिद जौनपुर में, फिर है हमारा शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम में, और फिर है हुमायूं का मकबरा दिल्ली में, और फिर राविया दुरानी का मकबरा औरंगाबाद में। सबसे लास्ट में ये फर्स्ट वाला ये। नेक्स्ट है मनसबदारी व्यवस्था के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। मनसबदारी व्यवस्था राज्य के कुलीन वर्ग से संबंधित थी, जिसे अकबर ने प्रारंभ किया। मनसबदारी का पद पैतृक था। तो इसमें एक सही है, सेकंड गलत है, क्योंकि जो मनसबदारी का पद था वो पैतृक नहीं था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस मंदिर को विदर्भ के खजुराहो के रूप में भी जाना जाता है। तो ये है मार्कंडेश्वर मंदिर को। एक सेकेंड। मार्कंडेश्वर मंदिर को विदर्भ के खजुराहो के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट है, चित्राचार्य उपेंद्र महारथी की पुस्तक वेणु शिल्प का संबंध निम्नलिखित में से किस कला से है। तो इसका आंसर है बांस कला से, ऑप्शन बी। अब है कुछ भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से रिलेटेड जो क्वेश्चन थे, वो है 2019 में जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से रिलेटेड क्वेश्चन आए थे। नेशनल मैरिज एक्ट किस वर्ष पारित किया गया। तो इसका है ऑप्शन बी 1872। नेक्स्ट है, सूची फर्स्ट को सेकंड से मिलाइए। एक तरफ आंदोलन है और एक तरफ वर्ष है। तो पावना आंदोलन 1873 से 85, और एका आंदोलन 1922, संथाल 1855 से 56। संथाल को इस तरह से याद कर सकते हैं कि ये जो 1857 का विद्रोह हुआ था उससे जस्ट पहले जो भी आंदोलन हुआ था वो संथाल संथाल था। और ताना भगत 1914। ये इसकी व्याख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना सम्मिलित नहीं है। भारतीय जल सेना अधिनियम 1927, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930, द्वितीय गोलमेज अधिवेशन 1931, और सांप्रदायिक निर्णय 1933। ये ही सम्मिलित नहीं है, बाकी सब सम्मिलित है। ये 1932 होगा। ये सही आंसर इधर दिया हुआ है, सांप्रदायिक निर्णय 1932। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूटों से मिलाइए। साइमन आयोग की नियुक्ति, जलियांवाला बाग हत्याकांड, महात्मा गांधी की दांडी यात्रा, और फिरोज शाह मेहता की मृत्यु। ये इसका सीक्वेंस है इधर, और इधर मैंने डेट वाइज लगाया हुआ है, ईयर वाइज। फिरोज शाह मेहता की मृत्यु 1915 में हुई। फिर जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ 1919 में। इसके बाद साइमन आयोग की नियुक्ति हुई 1927 में। फिर महात्मा गांधी की दांडी यात्रा 1930 में। तो सबसे लास्ट में महात्मा गांधी की दांडी यात्रा आएगा 1930। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईएनए के अधिकारियों पर मुकदमा चलाया गया था।
इसका आंसर है लाल किला, दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कथन और कारण। कथन है बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना वॉरेन हेस्टिंग के काल में हुई थी और उसने सर विलियम जोन के पक्ष में उक्त विद्युत संस्था को अध्यक्षता का प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया था। कारण है वॉरेन हेस्टिंग्स स्वयं एक उद्भट विद्वान था, प्राच्य विद्या का प्रखर समर्थक था, जो संस्कृत, फारसी व अरबी के अध्ययन को प्रोत्साहित करता था। शायद से इसका आंसर मैं लिखना भूल गई हूँ। इसका जो आंसर है वो बी है, बाकी मैं और देख के बता दूंगी। ये क्वेश्चन नंबर है 19। इसका वैसे बी ही है, कथन और कांड दोनों सही है परंतु व्याख्या सही नहीं है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय पंचांग के संबंध में कौन सा कथन सही है। भारतीय राष्ट्रीय पंचांग विक्रम संवत पर आधारित है। राष्ट्रीय पंचांग को 26 जनवरी 1950 से अपनाया गया। ये ना तो एक और ना दो, दोनों ही गलत हैं ये। इनकी व्याख्या देख लेते हैं। भारतीय राष्ट्रीय पंचांग संघ संवत पर आधारित है। शक संवत या विहा शालिवाहन संवत का आरंभ 78 ईस्वी से माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इसका प्रचलन सम्राट कनिष्क ने शकों पर विजय प्राप्त करने या सिंहासन रूढ़ होने के उपरांत किया। भारत का वर्तमान राष्ट्रीय पंचांग कैलेंडर इसी संवत पर आधारित है। भारत सरकार इसे निम्नलिखित सरकारी परियोजनाओं जैसे भारत का राजपत्र, आकाशवाणी द्वारा समाचार प्रसारण, भारत सरकार द्वारा जारी कैलेंडर और लोक सदस्यों को संबोधित सरकारी सूचनाओं हेतु 22 मार्च 1957 को अपनाया था। 365 दिन के सामान्य वर्ष में शक संवत में वर्ष का पहला दिन ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार प्रतिवर्ष 22 मार्च या अधिवर्ष में 21 मार्च होता है। नेक्स्ट है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाना है। इलाहाबाद की संधि 1782, मंगलोर की संधि 1784। तो इनका देख लेते हैं सही आंसर। इलाहाबाद की संधि 1765। इलाहाबाद की संधि 1765। मंगलोर की संधि 1784। सालवाई की संधि 1782 और मद्रास की संधि 1769। नेक्स्ट है कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। पूना पैक्ट, गांधी इरविन समझौता, क्रिप्स मिशन और 7वें अवज्ञा आंदोलन। तो ये इसका सीक्वेंस है। इधर मैंने इनके ईयर लिख दिए। पूना पैक्ट 1932 में आया था, गांधी इरविन समझौता 1931 में और क्रिप्स मिशन 1942 में, 7वें अवज्ञा आंदोलन 1930 में। तो सबसे लास्ट में हुआ क्रिप्स मिशन 1942 में। नेक्स्ट है असैनिक प्रशासन 1905 के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। लॉर्ड कर्जन ने प्रांतीय सीमाओं को पुनर्गठित करने का निर्णय लिया। सेकंड है पूर्वी बंगाल और असम नामक एक नया प्रांत बनाया गया। इसमें दोनों ही सही है, एक और दो दोनों। नेक्स्ट है मुस्लिम लीग एवं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच राजनीतिक गतिरोध को दूर करने के लिए CR फॉर्मूला किसने बनाया। इसका आंसर है राजगोपालचारी। ये इसकी व्याख्या है। मुस्लिम लोग एवं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच राजनीतिक गतिरोध को दूर करने के लिए CR फॉर्मूला राजगोपालचारी ने बनाया था, जिसे राजाजी फॉर्मूला 1944 भी कहा जाता है। राजगोपालचारी मद्रास के एक प्रभावशाली नेता थे जो कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य समझौता के पूर्ण पक्षधर थे। 1944 में गांधी जी की स्वीकृति से उन्होंने कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के समझौते की योजना प्रस्तुत की, जो इस प्रकार है। मुस्लिम लीग भारतीय स्वतंत्रता की मांग का समर्थन करे,
प्रांतों में अस्थायी सरकारों की स्थापना के कार्य में कांग्रेस की सहायता करे। युद्ध समाप्ति के पश्चात एक कमीशन उत्तर पूर्वी तथा उत्तर पश्चिमी भारत में उन क्षेत्रों का निर्धारण करे जहां मुस्लिम स्पष्ट बहुमत में है। उस क्षेत्र में जनमत सर्वेक्षण कराया जाए तथा उसके आधार पर तय किया जाए कि वह भारत में रहना चाहते हैं या नहीं। नेक्स्ट है, देश के विभाजन की स्थिति में आवश्यक विषयों यथा प्रतिरक्षा, वाणिज्य, संचार तथा आवागमन इत्यादि के संबंध में दोनों के मध्य संयुक्त समझौता किया जाए तथा इस योजना को पूरी तरह तभी लागू किया जाए जब अंग्रेज पूर्ण रूपेण सत्ता हस्तांतरित कर दें। उल्लेखनीय है कि जिन्ना ने इस फॉर्मूले को यह कहकर अस्वीकृत कर दिया कि उन्हें दीमक लगा सड़ा गला पाकिस्तान नहीं चाहिए। नेक्स्ट है, द राइज एंड ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म इन इंडिया के लेखक थे। ऑप्शन डी विपिन चंद्र। द राइज एंड ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म इन इंडिया, इकोनॉमिक पॉलिसीज ऑफ इंडियन नेशनल लीडरशिप 1880 से 1950 के लेखक विपिन चंद्र थे। अब 2018 के PYQs देख लेते हैं। तो ऐसा देख लीजिए आप 25 मतलब एंशियंट, मेडिवल और मॉडर्न को मिला के 25 से 30 या कभी 25 से कुछ कम एक दो क्वेश्चन 25 तो मतलब मैक्सिमम मान के ही चलिए तो आ ही जाते हैं। तो हिस्ट्री का भी अच्छा खासा वेटेज होता है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित युगों में से कौन सा सम्मिलित नहीं है। फर्स्ट है ध्रुवदास भगत नामावली, नाभादास भगतमाल, रसखान रसिक प्रिया। तो यही है रसिक प्रिया, कवि प्रिया और रामचंद्रिका केशवदास की प्रमुख रचनाएं हैं। रसखान की प्रमुख रचना प्रेम वाटिका है। रसिक प्रिया, कवि प्रिया और रामचंद्रिका केशवदास की प्रमुख रचनाएं हैं। रसिक प्रिया केशवदास की है, उस्मान चित्रावली की, और नाभादास की भक्तमाल और ध्रुवदास की भगत नामावली। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किन स्थानों से मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिलते हैं। औंधे, बागोर, बोरी या लखनिया। तो ऑप्शन बी है बागोर। बागोर राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में कोठारी नदी के तट पर स्थित है। यह एक आवास स्थल है। मध्य पाषाण काल में बागोर से पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। बागोर में फूस के वातरोधी पर्दे भी बनाए जाने का आभास होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से सिंधु सभ्यता से संबंधित कौन से केंद्र उत्तर प्रदेश में स्थित हैं। कालीबंगा, लोथल, आलमगीरपुर और हुलास। तो इसमें थर्ड और फोर्थ आएगा ऑप्शन डी, आलमगीर और हुलास। आलमगीरपुर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में यमुना की सहायक हिंडन नदी पर स्थित पुरास्थल है। यहाँ के एक गर्त से रोटी स्वैलने की चौकी तथा कटोरे के बहुसंख्यक टुकड़े प्राप्त हुए हैं। हुलास उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में स्थित हुलास से सैंधव लिपि का एक ठप्पा प्राप्त हुआ है। कालीबंगा तो राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में है और लोथल भी गुजरात में स्थित है। यहाँ से गोदीवाड़ा का साक्ष्य मिला है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन शुक्ल यजुर्वेद की संहिता है। वाजसेनी, मैत्रायणी, तैत्तिरीय या काठक। तो इसका आंसर ऑप्शन ए है वाजसेनी। यजुर्वेद के कर्मकांडे वेद भी कहा जाता है। यजुर्वेद को दो भागों में बांटा गया है, कृष्ण यजुर्वेद एवं शुक्ल यजुर्वेद। कृष्ण मतलब काला या अंधेरा का अर्थ मंत्रों का अव्यवस्थित संग्रह से है, जबकि शुक्ल का अर्थ सफेद है और मंत्रों का व्यवस्थित संग्रह है। वाजसेनी संहिता का संबंध शुक्ल यजुर्वेद से है। वाजसेनी शाखा के प्रवर्तक याज्ञवल्क्य हैं। कृष्ण यजुर्वेद के से संबंधित संहिता मैत्रायणी, तैत्तिरीय संहिता और कपिष्ठल संहिता और काठक है। नेक्स्ट है, पुष्यमित्र संगु द्वारा
2 अश्वमेध यज्ञ किए जाने के बारे में जानकारी किस लेख से मिलती है? सारनाथ लेख से, बेसनगर, अयोध्या या फिर हाथी गुफा? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, अयोध्या लेख से। अयोध्या लेख को पुष्यमित्र शुंग के उत्तराधिकारी धनदेव ने पहली शताब्दी ईसा पूर्व में लिखवाया था। यह लेख संस्कृत में है। इस अभिलेख से पता चलता है कि पुष्यमित्र शुंग ने 2 अश्वमेध यज्ञ किए थे। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि पुष्यमित्र शुंग ने 2 अश्वमेध यज्ञ किए थे। ये किस लेख से पता चलता है? भीमसागर से प्राप्त गुरुड़ स्तंभ का संबंध यवन राजदूत हेलियोडोरस से है। हाथी गुफा लेख का संबंध कलिंग के शासक खारवेल से है। यह अभिलेख ओडिशा के भुवनेश्वर से लगभग 8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित उदयगिरी की पहाड़ी पर स्थित है। सारनाथ लेख का संबंध मौर्य शासक अशोक से है। सारनाथ स्तंभ पर देवनागरी लिपि में सत्यमेव जयते अंकित है। हाथी गुफा का अभिलेख किस शासक के विषय में जानकारी का स्रोत है? ये क्वेश्चन यहाँ पुटअप किया हुआ है और देखो व्याख्या में सेम ही मैं लेके आई हूँ ये, तो इसलिए व्याख्या भी देखनी जरूरी है। यहाँ से हमारे 3-4 क्वेश्चन तैयार हो जाते हैं। ऑप्शन ए इसमें है खारवेल। उड़ीसा राज्य के भुवनेश्वर से लगभग 8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित उदयगिरी नामक पहाड़ों पर एक शिलालेख है जिसे हाथी गुफा शिलालेख के नाम से जाना जाता है। यह लेख प्राकृत भाषा में इसमें चैंदी वंश के शासक खारवेल के बचपन, शिक्षा तथा राजा बनने के 13 वर्षों बाद तक की घटनाओं का विवरण दिया हुआ है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था विदेशी व्यापार से संबंधित थी? श्रेणी, नगरम, नानादेशी या मणिग्राम? तो इसमें सीओडी दोनों सही है, नानादेशी भी और मणिग्राम भी। दोनों संस्थाएं विदेशी व्यापार से संबंधित थी। उत्तर प्रदेश ने मतलब लोक सेवा में सीओडी दोनों को माना है। नानादेशी विदेशी व्यापार के लिए एक निगम था और नानादेशी विभिन्न प्रकार के रत्नों, मसालों, हाथियों, घोड़ों और औषधियों आदि का व्यापार करते थे। मणिग्राम भी एक व्यापारिक संघ था। इसका संबंध हिंद महासागर के व्यापार से था। श्रेणियों एक ही व्यवसाय करने वाले लोगों का संगठन होती थी। नगरम बड़े बड़े व्यापारिक नगरों जैसे कांचीपुरम, मामल्लपुरम आदि नगरों के व्यापारिक संगठन थे। नेक्स्ट है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाना है। एक तरफ नरेश है और उनके राज्य हैं दूसरी तरफ। धनंजय, अमुक्त, नीलराज, कांची, उग्रसेन, कुस्तलपुर, विष्णुगोपा, पालक्का। तो इनकी व्याख्या है, धनंजय कुस्तलपुर, नीलराज अवमुक्त, उग्रसेन पालक्का और विष्णुगोपा कांची। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा सही नहीं है, ये पूछा गया है। रियासत है एक तरफ और एक तरफ शासक है। देवगिरी शंकरदेव, वारंगल रामचंद्र देव, होयसल वीर बल्लाल, मदुरा वीर पांड्य। तो बी सही ने वारंगल। वारंगल में दक्षिण भारत के तेलंगाना राज्य का एक शहर है। यहाँ पर काकतीय वंश का शासन था। चोल द्वितीय और रुद्र प्रथम ने काकतीय साम्राज्य की स्थापना की थी। और जो रामचंद्र देव है वो देवगिरी के शासक थे जिन्होंने देवगिरी पर 1271 से लेकर 1311 ईस्वी के बीच शासन किया था। रामचंद्र देव के पश्चात शंकरी देव ने शासन किया। होयसल को राजधानी द्वार समुद्र थी। वीर बल्लाल ने यहाँ पर शासन किया था। पांड्य की स्थापना मदुरा में नरेश मारवर्मन सुंदर पांड्या ने किया था। बोर पांड्या का संबंध मदुरा से था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित मंदिरों को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। बृहदेश्वर मंदिर, गैंगकॉन चोलपुरम मंदिर, महाबलीपुरम का तटीय मंदिर और सप्त पैगोडा। इसका आंसर ऑप्शन डी, फोर्थ आएगा, फिर थर्ड, फिर फर्स्ट और फिर सेकंड। मतलब सप्त पैगोडा, फिर महाबलीपुरम, फिर बृहदेश्वर मंदिर और फिर गंगेकोट चोलपुरम। की व्याख्या है, नरसिंह वर्मन प्रथम का शासनकाल 630 से 668 ईस्वी तक था। इस समय सप्त पैगोडा मंदिर का निर्माण हुआ। सप्त पैगोडा मंदिर का निर्माण नरसिंह वर्मन के शासनकाल में हुआ। नरसिंह वर्मन द्वितीय के शासनकाल में महाबलीपुरम तटीय मंदिर का निर्माण हुआ।
बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण राजा राज प्रथम के शासनकाल में हुआ और गंगैकोंड चोलपुरम मंदिर का निर्माण राजेंद्र प्रथम के शासनकाल में हुआ। अब है नेक्स्ट कथन और कारण। कथन भारत पर तुर्की आक्रमण सफल हुए। कारण है उत्तर भारत में राजनीतिक एकता नहीं थी। ये दोनों ही सही है और उनकी व्याख्या मतलब फर्स्ट ही आएगा, कथन कारण दोनों सही है और कथन कारण की व्याख्या करता है। उत्तर भारत में राजनीतिक एकता का अभाव तथा एक भी शक्तिशाली साम्राज्य का न होना भारत पर तुर्की आक्रमण की सफलता का मुख्य कारण था। इस प्रकार कथन व कारण दोनों सही हैं। नेक्स्ट है इनमें कौन सा सही नहीं है वो बताना है। अदीना मस्जिद मांडू, लाल दरवाजा मस्जिद जौनपुर, दाखिल दरवाजा गौड़ और तीन दरवाजा अहमदाबाद। तो इसमें जो ये अदीना मस्जिद है ये गलत है, बाकी सब सही है। अदीना मस्जिद पश्चिम बंगाल के मालदा जिले के पडवा में स्थित है। इस मस्जिद का निर्माण इलियास शाही वंश के शासक सिकंदर शाह ने 1358 ईस्वी में किया था। नेक्स्ट है कथन और कारण। मध्यकाल में संगीत पर संस्कृत में लिखी गई अनेक पुस्तकों का फारसी में अनुवाद किया गया। आरंभिक चिश्ती सूफी संत संगीत सभाओं जिन्हें समा कहा जाता था के शौकीन थे। बी सही है, ए और दोनों सही है, परंतु कारण कथन की व्याख्या नहीं है। मध्यकाल में संगीत पर संस्कृत में लिखी अनेक पुस्तकों का फारसी में अनुवाद किया गया। फिरोज शाह तुगलक ने शास्त्रीय संगीत पर लिखी पुस्तक राग दर्पण का फारसी में अनुवाद करवाया। सिकंदर लोदी के काल में भी संगीत पर संस्कृत में लिखी पुस्तकों का फारसी में अनुवाद कराया गया। सिकंदर लोदी ने एक संगीत ग्रंथ लज्जत सिकंदर शाही की रचना की। समा चिश्ती सूफी संत के संगीत सभाओं को कहा जाता था। निजामुद्दीन औलिया ने संगीत को ईश्वरीय प्रेम एवं सौंदर्य से साक्षात्कार करने का अनूठा माध्यम कहा। ए और कारण दोनों सही है, पर कारण कथन की सही व्याख्या नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्यकालीन भारत के ऐतिहासिक स्रोतों में चकला शब्द का प्रयोग हुआ है। ऑप्शन सी इसमें सही है। सूबा और परगना के बीच की क्षेत्रीय इकाई था, लेकिन सरकार के समानार्थी नहीं था। इसकी व्याख्या। मुगल काल में प्रांतीय सूबा प्रशासन के अंतर्गत शाहजहां ने सरकार एवं परगना के साथ चकला नामक इकाई का प्रचलन करवाया था। यह सूबा और परगना के बीच की क्षेत्रीय इकाई था, लेकिन सरकार का समानार्थी नहीं था। संभवतः इस प्रकार का प्रचलन बंगाल और अवध प्रांतों में था। नेक्स्ट है दिल्ली में पुराना किला के सामने खैरुल मंजिल नामक मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था। हमीदा बानो बेगम, सलीमा सुल्तान, जीजीअंगा या महाअंगा। तो इसका आंसर है महामंगा। अकबर की धाई माँ महामंगा ने 1561 ईस्वी में दिल्ली में पुराना किला के सामने खैरुल मंजिल नामक मस्जिद का निर्माण करवाया था। सुरक्षा के लिए मराठों के राजस्व के दावों को किस नाम से जाना जाता है। तो इसका आंसर है बी चौथ। चौथ मराठा साम्राज्य द्वारा 18वीं शताब्दी में पड़ोसी राज्यों पर सुरक्षा के लिए लगाया जाता था। यह पड़ोसी राज्य की आय का 1/4 हिस्सा या 25% होता था। स्वदेशमुखी अतिरिक्त कर के रूप में आय या उपज का 1/10 भाग या 10% वसूला जाता था। शिवाजी स्वयं को देशमुखों के प्रमुख होने तथा लोगों के हितों की रक्षा करने के बदले सरदेशमुखी को वसूल करना अपना अधिकार मानते थे। नेक्स्ट है निम्नलिखित को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूटों को सही उत्तर चयन कीजिए। मोहम्मद शाह, जहांदार शाह, आलमगीर सेकंड और अहमद शाह। तो इनकी सही व्याख्या है जहांदार शाह 1712 से 1713, मोहम्मद शाह 1719 से 1748, अहमद शाह 1748 से 1754, आलमगीर सेकंड 1754 से 1759। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आए थे वो है, इनमें से कौन सम्मिलित नहीं है।
स्थान और नेतृत्व। संबलपुर सुरेंद्र शाही, गंजाम राधाकृष्ण दंड सेना, कश्मीर गुलाब सिंह और लखनऊ लियाकत अली। यही सही नहीं है क्योंकि लखनऊ में तो हजरत बेगम ने विद्रोह का सामना किया था। 1857 के विद्रोह में इलाहाबाद से मौलवी लियाकत अली ने नेतृत्व किया था। जनरल नील ने इलाहाबाद के विद्रोह को समाप्त किया था। लखनऊ से 1857 की क्रांति का नेतृत्व बेगम हजरत महल ने किया था। नेक्स्ट है, कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए निम्नलिखित घटनाओं को। हंटर आयोग, सैंडलर आयोग, वुड का घोषणा पत्र और सार्जेंट योजना। तो इनका सीक्वेंस ये है, वुड का घोषणा पत्र 1854 में आया, हंटर आयोग 1882 में, सैंडलर आयोग 1917 में और सार्जेंट योजना 1944 में। निम्नलिखित युगों में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? विद्रोह और वर्ष। संताल 1855, कोल 1831, खासी 1829। ये तीनों सही है। अहोम सही नहीं है, ये गलत है। हाँ, क्योंकि अहोम विद्रोह की जो शुरुआत है वो असम राज्य में गोमधर कुंवर ने की थी और 1828 में हुई थी। संताल विद्रोह सन 1855 में बंगाल के मुर्शिदाबाद तथा बिहार के भागलपुर जिले में जमींदार महाजन और अंग्रेज कर्मचारियों के अन्याय के विरुद्ध संथालों ने किया। खासी विद्रोह सन 1829 में हुआ, जिसका कारण जनजातियों को जबरन सड़क निर्माण में लगाना था। कोल विद्रोह 1831 ईस्वी में छोटा नागपुर क्षेत्र में कोल, भील, हो, मुंडा आदि जनजातियों द्वारा किया गया। इसमें चार जनजाति थी, कोल, भील, हो और मुंडा। कोल भूमि को भू राजस्व संग्रह के लिए हिंदू, मुस्लिम और सिख महाजन को दी गई। नेक्स्ट है, निम्नलिखित नेताओं में किसने क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत समाज की स्थापना की? भगत सिंह, विनायक दामोदर सावरकर, बारिंद्र कुमार घोष और पलिन बिहारी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, विनायक दामोदर सावरकर। अभिनव भारत समाज की स्थापना 1904 ईस्वी में महाराष्ट्र के पुणे में विनायक दामोदर सावरकर तथा उनके भाई गणेश दामोदर सावरकर और नारायण दामोदर सावरकर ने किया। यह क्रांतिकारी संगठन था, पूर्व में इसे मित्र मेला के नाम से जाना जाता था। निम्नलिखित गवर्नरों नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित गवर्नर जनरलों में से किसने कांग्रेस को अत्यधिक अल्पसंख्यक लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाली कहकर उपहास किया? तो इसका आंसर है लॉर्ड डफरिन। लॉर्ड डफरिन ने 1884 से 1800 ईस्वी तक भारत का वायसराय रहा। सन 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड डफरिन था। लॉर्ड डफरिन ने कांग्रेस की राष्ट्रीय चरित्र को चुनौती दी और कहा यह तो केवल अत्यधिक अल्पसंख्यक लोगों का प्रतिनिधित्व करती है, और कांग्रेस की मांग को अज्ञात में छलांग की संज्ञा दी। जंप इनटू द अननोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन कारण से रिलेटेड है। कथन है 1946 में मुस्लिम लीग ने कैबिनेट मिशन प्लान के लिए दी गई अपनी स्वीकृति वापस ले ली थी। कारण है 1946 में गठित अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग शामिल हुई थी। इसका आंसर ऑप्शन बी है। ए और आर दोनों सही है, परंतु जो कारण है वो कथन की सही व्याख्या नहीं करता। 6 जून 1946 को मुस्लिम लीग के द्वारा कैबिनेट मिशन योजना को स्वीकार कर लिया गया, लेकिन संविधान सभा के चुनाव में कांग्रेस ने 214 सामान्य सीटों में से 205 तथा मुस्लिम लीग ने 78 मुस्लिम सीटों में से 73 सीटें प्राप्त की। इस घटना से जिन्ना ने अनुभव किया कि मुस्लिम लीग के पास 25% से भी कम सीटें इसलिए जिन्ना ने 29 जून 1946 को कैबिनेट मिशन से अपनी स्वीकृति वापस ले ली, लेकिन बाद में 13 अक्टूबर 1946 के प्रस्ताव द्वारा लॉर्ड वेवल ने सुझाव पर 26 अक्टूबर 1946 को मुस्लिम लीग अंतरिम सरकार में शामिल हो गई। प्रसन्न के अनुसार कथन और कारण दोनों सत्य हैं, परंतु कारण कथन की सही व्याख्या नहीं है। यहाँ तक हमने 2018 तक के क्वेश्चन कर लिए हैं। अब 2017 के PYQ देख लेते हैं। तो ये देखिए आप लोग, 2018 में भी
23 क्वेश्चन पूछे गए थे, मतलब 23 से 25 का रहता है, कभी 25, कभी 23, 24, इतने क्वेश्चन आते ही हैं हिस्ट्री से। क्वेश्चन है कथन और कारण। कथन है ब्रिटिश काल में सामान्यतः भारत का व्यापार संतुलन अनुकूल था। कारण है धन की निकासी का स्वरूप अप्रतिफल निर्यात था। तो ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है। ब्रिटिश काल में सामान्यतः भारत का व्यापार संतुलन अनुकूल था, किंतु धन की निकासी के कारण भारत को इसका कोई लाभ नहीं मिल पाया। इसके विपरीत भारतीय अर्थव्यवस्था अब औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था में परिवर्तित हो गई। धन के बहिर्गमन से तात्पर्य उन समस्त भुगतानों से है जिनके तहत भारत की संपत्ति और संसाधनों का एक भाग जो ब्रिटेन भेजा जा रहा था और जिसके प्रतिफल में भारत को कोई आर्थिक या भौतिक लाभ प्राप्त नहीं होता था। दादाभाई नौरोजी ने धन के बहिर्गमन को अनिष्टों का अनिष्ट कहा। नेक्स्ट है ऋग्वेद में कई परिच्छेदों में प्रयुक्त अगन्य शब्द संदर्भित है। तो अगन्य गाय के लिए संदर्भित है। सबसे प्राचीन तथा प्रथम वेद ऋग्वेद है। इसमें मंत्रों की संख्या 10,000 से अधिक है। ऋग्वेद में अगन्य शब्द का प्रयोग गाय के लिए किया गया है, जिसका अर्थ है न मारे जाने योग्य पशु। गाय की हत्या करने वाले या उसे घायल करने वाले के लिए वेदों में मृत्युदंड अथवा देश निकाले जाने की व्यवस्था थी। पणि नामक व्यापारी पशुओं की चोरी के लिए कुख्यात थे। ये क्वेश्चन बना है कि पणि कौन थे, तो पणि जो थे वो पशुओं की चोरी के लिए जाने जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस शैलकृत गुफा में 11 सिरों के बोधिसत्व का अंकन मिलता है? अजंता, कन्हेरी, अलोरा और कौरले। इसका आंसर है ऑप्शन बी कन्हेरी। महाराष्ट्र में स्थित कन्हेरी नामक स्थान पर लगभग 109 गुफाएं मिली हैं। ये गुफाएं संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान के परिसर में स्थित हैं। संख्या 41 में 11 सिरों के बोधिसत्व का अंकन मिलता है। अजंता महाराष्ट्र में औरंगाबाद के निकट चट्टानों को काटकर निर्मित की गई गुफाओं की श्रृंखला है। इसमें 29 गुफाएं हैं। एंड एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में बैरुल अलोरा नामक स्थान पर हैं, जिनमें 34 शैलकृत गुफाएं बनाई गई हैं। इनमें 1 से 12 तक बौद्धों की, 13 से 29 तक हिंदुओं और 30 से 34 तक जैन गुफाएं हैं। 12 बौद्ध, 13 से 29 तक हिंदू और 30 से 34 तक जैन गुफाएं। कार्ले महाराष्ट्र में भोरघाट क्षेत्र में स्थित है तथा यह स्थल बौद्ध धर्म और कला से संबंधित है। चैत्य विशिष्ट होने के कारण इसे महाचैत्य भी कहा है। नेक्स्ट निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है पश्चिमी गोदावरी जिले के गुट्टूपल्ली में प्रारंभिक चैत्य गृह और विहार चट्टानों को काटकर बनाए गए हैं। सेकंड है पूर्वी दक्कन के चैत्य और विहार साधारणतया चट्टानों को काटकर बनाए गए हैं। इन कथनों में से कौन से सही है? तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन सी। फर्स्ट और सेकंड दोनों ही सही है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। बौद्ध भिक्षुओं की प्रार्थना, ध्यान, प्रवचन, आश्रय और बैठक हेतु पहाड़ों को काटकर या खोदकर जो हॉल बनाए गए वे चैत्य गृह कहलाए। इन्हें प्राय गुहा मंदिर से भी संबंधित करते थे। चैत्य गृह दो प्रकार के होते थे, संरचनात्मक जो ईंट पत्थरों से खुले में बनाए जाते थे और शैलकृत जो चट्टान या पहाड़ों को काटकर बनाए जाते थे। चैत्य गृह निर्माण का मुख्य क्षेत्र दक्कन भारत है। मौर्य उत्तर काल से गुप्त काल तक चैत्य गृह निर्माण कार्य तीव्रता से हुआ। दोनों ही कथन सत्य हैं क्योंकि पश्चिमी गोदावरी जिला गुट्टूपल्ली पूर्वी दक्कन में स्थित है। गुट्टूपल्ली को आंध्र अजंता भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकबर के शासनकाल में दक्कन में निम्नलिखित पद्धतियों में से कौन सा भू राजस्व वसूली का प्रचलित आधार था? ऑप्शन बी हल्की संख्या। अकबर के शासनकाल में दक्कन में हल्की संख्या भू राजस्व वसूली का प्रचलित आधार था, जबकि उस समय उत्तर भारत में जब्ती राजस्व प्रणाली प्रचलन में थी। अकबर के शासनकाल में आईने दहसाला के अतिरिक्त भू राजस्व की अन्य विधियां भी प्रचलित रही। गल्ला बख्शी या बटाई को पुराने रिकॉर्ड के आधार पर निर्धारित किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित विदेशी यात्रियों में से किसने जहांगीर के शासनकाल में भारत की यात्रा की थी? तो इसका आंसर ऑप्शन बी फ्रांसिस्को पल्सर्ट ने।
जहांगीर के शासनकाल में विदेशी यात्रा फ्रांसिस्को पलसर्ट ने भारत की यात्रा की। इस इसे डच ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत में भेजा गया। फ्रांकोइस वर्नियर एक फ्रेंच चिकित्सक एवं यात्री था जो दारा सिखों एवं औरंगजेब के समय में भारत में रहा। निकोलो मुनक्की शाहजहां के समय भारत आया। फादर एंथोनी मासरेट अकबर के शासनकाल में भारत आने वाला स्पेनिश पादरी था। नेक्स्ट है सूची फर्स्ट को सेकंड से मिलाइए। गांधार कला, कुषाण, जूनागढ़ शिलालेख रुद्रदामन फर्स्ट, मिलिंद पन्हू, मिनेंडर और तक्षशिला शिलालेख पतिक। नेक्स्ट है जौनपुर राज्य का अंतिम शासक कौन था? आंसर है ऑप्शन बी हुसैन शाह। व्याख्या देख लेते हैं। गोमती नदी के किनारे बसे जौनपुर नगर, जिसे पूर्विया भारत का सिराज भी कहा जाता है, की स्थापना फिरोज शाह तुगलक द्वारा अपने चचेरे भाई मोहम्मद जोना खां की स्मृति में कराई गई थी, जो बाद में सरगी साम्राज्य की राजधानी बना। स्वतंत्र जौनपुर राज्य की स्थापना का श्रेय जौनपुर के सूबेदा मलिक हुसैन सरवर को जाता है। जौनपुर राज्य का अंतिम शासक सक्की शासक हुसैन शाह सरकी था। बहलोल लोदी ने जौनपुर पर आक्रमण किया तथा दिल्ली सल्तनत का हिस्सा बनाकर अपने पुत्र बरबक शाह को वहां का शासक नियुक्त किया। नेक्स्ट है सूची फर्स्ट को सेकंड से मिलाइए। एक तरफ तीर्थकर है और एक तरफ प्रतिमा और लक्षण। आदिनाथ वृषभ, मलिनाथ सब। तो ये देख लेते हैं। आदिनाथ वृषभ सही है। मलिनाथ जल कलश आएगा। पार्श्वनाथ सर्प और संभवनाथ अश्व। नेक्स्ट है बराबर पहाड़ी की गुफाओं के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? बराबर पहाड़ी पर कुल 4 गुफाएं हैं। बी है 3 गुफाओं की दीवार पर अशोक के अभिलेख उत्कीर्ण है। सी है यह अभिलेख इन गुफाओं को आजीविकाओं को समर्पित होने का उल्लेख करते हैं। डी है यह अभिलेख ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी के हैं। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी। बराबरी पहाड़ी की गुफाएं बिहार राज्य में गया के निकट जहानाबाद जिले में स्थित इन गुफाओं में 4 गुफाएं शामिल हैं। लोमस ऋषि गुफा, सुदामा गुफा, कर्ण गुफा, चोपर और विश्व झोपड़ी। इनमें से 3 गुफाओं की दीवारों पर अशोक के अभिलेख उत्कीर्ण हैं, जिनमें अशोक द्वारा आजीवक संप्रदाय के साधुओं के निवास के लिए गुफा दान में दिए जाने का विवरण है। ये गुफाएं चट्टानों को काटकर बनाई गई हैं। इन गुफाओं में उत्कीर्ण अभिलेख 3री सदी ईसा पूर्व से संबंधित हैं। ये 3री सदी ईसा पूर्व से संबंधित है, जबकि इसमें दिया गया कि 6ठी से है, तो इसलिए ये गलत है। यह अभिलेख ईसा पूर्व की 3री शताब्दी से संबंधित है। नेक्स्ट है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का मत्स्य महाजनपद स्थित था। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में या बुंदेलखंड में? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी राजस्थान में। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में महाजनपद की कुल संख्या 16 थी, जिनका उल्लेख बौद्ध ग्रंथ अगुंतर निकाय एवं जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में मिलता है। 16 महाजनपद इस प्रकार हैं: काशी, कौशल, अंग, मगध, बंती, मल, चैंदी, चैती, वत्स, कुरु, पांचाल, मत्स्य, सुरसैन, अस्मक, प्रवती, गांधार, कंबोज। मत्स्य महाजनपद की राजधानी विराटनगर थी। वर्तमान अलवर भरतपुर का क्षेत्र है, जो राजस्थान में स्थित है। तो जो इनका उल्लेख मिलता है वो बौद्ध ग्रंथ अगुंतर निकाय और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1303 में काकतीय शासकों की सेना ने निम्नलिखित में से किसकी सेना को वारंगल में परास्त किया? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी की। 1303 में काकतीय शासक प्रताप रुद्रदेव की सेना ने अलाउद्दीन खिलजी को वारंगल में परास्त किया। अब भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से रिलेटेड जो क्वेश्चन आए थे वो देख लेते हैं। इनमें से बताना है कि कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है। हेक्टर मुनरो बक्सर का युद्ध, लॉर्ड हेस्टिंग्स आंग्ला नेपाल युद्ध, लॉर्ड वेलेजली चतुर्थ आंग्ला मैसूर युद्ध। ये तीनों सही है। ये गलत है। लॉर्ड कॉर्नवालिस तृतीय आंग्ला मराठा युद्ध। तृतीय
हेक्टर मुना बक्सर का युद्ध 1764। लॉर्ड हेस्टिंग्स आंग्ला नेपाल युद्ध 1814 से 16। लॉर्ड वेलेस्ली चतुर्थ आंग्ला मैसूर युद्ध 1798 से 99 तक। लॉर्ड हेस्टिंग्स तृतीय आंग्ला मराठा युद्ध 1817 से 1818। तो यहाँ लॉर्ड कॉर्नवालिस नहीं आएगा, लॉर्ड हेस्टिंग्स आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में यह टिप्पणी की कि कंपनी एक असंगति है, परंतु यह उस व्यवस्था का भाग है जहां सब कुछ ही असंगत है। इसका आंसर है लॉर्ड मैकाले। अब इसमें कौन सा सम्मिलित नहीं है? एक तरफ विद्रोह और एक तरफ वर्ष है। पावना विद्रोह 1873, दक्कन किसान विद्रोह 1875, सन्यासी विद्रोह 1894, और ये शायद ऑप्शन डी ही है, कोल विद्रोह। अच्छा, इसमें शायद दो सम्मिलित नहीं है, पावना विद्रोह 1873 और दक्कन किसान विद्रोह 1875, सन्यासी 1863 से 1800 और कोल विद्रोह 1831 से 32। ये दोनों ही सम्मिलित नहीं है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने इसे मूल्यांकन से बाहर कर दिया था क्योंकि दो ऑप्शन इसमें गलत थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस समाज सुधारक ने 1826 में जूरी अधिनियम का घोर विरोध किया? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, राजा राम मोहन राय ने जूरी अधिनियम का विरोध किया। राजा राम मोहन राय, जिन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की, ने 1826 की जूरी अधिनियम का घोर विरोध किया। इस अधिनियम के अंतर्गत न्यायालयों में भेदभाव की शुरुआत धार्मिक आधार पर हुई, जिसके अनुसार यूरोपीय या भारतीय ईसाई की सुनवाई हिंदू या मुसलमान न्यायाधीश नहीं कर सकते। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किन स्थानों पर डच्चों ने अपने व्यापारिक अड्डे स्थापित किए? तो ऑप्शन डी उपयुक्त सभी नागपट्टनम, चिंसुरा, मछलीपट्टनम, सूरत, भड़ोच, आगरा, कोचीन, अहमदाबाद, पटना, इन सभी जगहों पर डच्चों ने अपने व्यापारिक अड्डे स्थापित किए। इसकी व्याख्या है, भारत में पुर्तगालियों के पश्चात डच्चों का आगमन हुआ। डच होलैंड मतलब वर्तमान नीदरलैंड के निवासी थे। डच्चों की भारत में पहली फैक्ट्री 1605 में पूर्वी तट पर मसूलीपट्टनम में स्थापित हुई, परंतु बाद में नागपट्टनम को मुख्यालय बना दिया गया। भारत में डच्चों ने अपने व्यापारिक अड्डे कोचीन, अहमदाबाद, पटना, भड़ोच, सूरत, आगरा, नागपट्टनम, चिंसुरा, मछलीपट्टनम आदि में स्थापित किए। नेक्स्ट है, स्वतंत्रता पूर्व भारत में निम्नलिखित में से किसने केंद्रीय विधानसभा में स्वराज दल का समर्थन किया था? ऑप्शन ए, एम ए जिन्ना। दीनबंधु सी आर दास ने कांग्रेस की अध्यक्षता से त्यागपत्र देने के बाद एक नई पार्टी कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी का गठन किया, जिसे बाद में स्वराज पार्टी के नाम से जाना गया। सी आर दास इस पार्टी के अध्यक्ष व मोतीलाल नेहरू इसके महासचिव थे। केंद्रीय विधानसभा में स्वराज दल का समर्थन मोहम्मद अली जिन्ना ने किया। नवंबर 1923 के चुनाव में स्वराजियों ने हिस्सा लेकर अच्छा प्रदर्शन किया। केंद्रीय विधानमंडल की 101 निर्वाचित सीटों में से स्वराज पार्टी ने 42 पर जीत हासिल की। नेक्स्ट है, गोपाल कृष्ण गोखले ने किस वर्ष में भारत सेवक मंडल सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, 1905। गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 में भारत सेवक मंडल की स्थापना पुणे में की थी। गोपाल कृष्ण गोखले को गोपाल कृष्ण देवधर, अनंत पटवर्धन, नटेश अप्पाजी, द्रविड़ आदि समर्पित व्यक्तियों के एक समूह ने समर्थन दिया। भारत सेवक मंडल का उद्देश्य समाज में शिक्षा, प्रचार, अस्पृश्यता को दूर करना व स्वच्छता को बढ़ावा देना आदि था। नेक्स्ट है, किस वर्ष बंगाल के मिदनापुर जिले में जातीय सरकार की स्थापना हुई? ऑप्शन डी, 1942। इसकी व्याख्या है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय कई स्थानों पर समांतर सरकारों की स्थापना हुई। बंगाल के मिदनापुर जिले में तामलुक नामक स्थान पर सतीश सावंत द्वारा जातीय सरकार की स्थापना की गई।
नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस केस के समस्त संसार में चर्चा हुई और अभियुक्तों के समर्थन में अल्बर्ट आइंस्टाइन, H.G. वेल्स, हेराल्ड लोस्की तथा रूजवेल्ट ने सहानुभूतिपूर्ण टिप्पणियां की? आंसर है ऑप्शन सी, मेरठ षड्यंत्र मुकदमा। वर्ष 1929 से 33 के मध्य हुए मेरठ षड्यंत्र मामले में सरकार ने देश भर में कई कम्युनिस्टों को गिरफ्तार किया तथा उन पर राजद्रोह का मुकदमा चलाया गया। इस मुकदमे की समस्त संसार में चर्चा हुई और अभियुक्तों के समर्थन में अल्बर्ट आइंस्टाइन, H.G. वेल्स, हेराल्ड डी लोस्की तथा रूजवेल्ट ने सहानुभूतिपूर्ण टिप्पणियां की। निम्नलिखित घटनाओं को सही कालक्रम में निर्दिष्ट कीजिए। रोलेट रो, रोलेट एक्ट, चंपारण सत्याग्रह, खेड़ा किसान आंदोलन और अहमदाबाद मिल हड़ताल। इसका आंसर ऑप्शन है चंपारण सत्याग्रह 1917, अहमदाबाद मिल हड़ताल 1918, खेड़ा किसान आंदोलन 1918 और रोलेट एक्ट के विरुद्ध सत्याग्रह 1919। अब ये 2016 के कुछ क्वेश्चन है। कलिंग युद्ध का विवरण हमें ज्ञात होता है, तो इसका आंसर ऑप्शन है 13वें शिलालेख के द्वारा। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल मिले हैं। इसका आंसर है ऑप्शन बी, दमदमा से। पृथ्वी प्रथम वीर उपाधि थी समुद्रगुप्त की? ऑप्शन ए इसकी व्याख्या है। नेक्स्ट है, विक्रमशिला विहार का संस्थापक कौन था? तो ऑप्शन सी, धर्मपाल। नेक्स्ट है, कृष्णदेव रॉय ने किस नगर की स्थापना की? तो इसका आंसर ऑप्शन बी, नागलापुर। नेक्स्ट है, जहांगीर ने मुख्यतः निम्नलिखित में से किस कला को संरक्षण दिया था? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, चित्रकला। इसकी व्याख्या है। ये सब इसी की व्याख्या है यहाँ तक। नेक्स्ट है, गुलाम का गुलाम किसे कहा गया? तो इसका आंसर है इल्तुमिश को। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने लाला कलावंत से हिंदू संगीत की शिक्षा ली? तो ऑप्शन सी, जहांगीर ने। अकबर ने लाला कलावंत से हिंदू संगीत की शिक्षा ली थी। वह नगाड़ा बजाने में कुशल था। प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन इनके नवरत्नों में शामिल थे। बाबर एवं हुमायूं ने भी संगीत कला को प्रोत्साहन दिया। नेक्स्ट है, मुगल काल ने जिस मदरसे ने मुस्लिम न्याय शास्त्र की पढ़ाई में विशिष्टता हासिल की वह स्थित था? ऑप्शन ए, लखनऊ में। नेक्स्ट है, किस वर्ष बाबर ने सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत की लड़ाई में पराजित किया? ये लाइनी लड़ाई है। ऑप्शन बी, 1526। नेक्स्ट है, विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्रय में से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले? ऑप्शन डी, लेखिया से। नेक्स्ट है, भारतीय गौरव का अंतिम सूर्य किसके लिए प्रयुक्त हुआ? ऑप्शन डी, हेमू। अब भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से जो क्वेश्चन आए थे उनको देख लेते हैं। खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? ऑप्शन ए, मौलाना मोहम्मद अली और शौकत अली। देवबंद आंदोलन यूपी के में किस वर्ष आरंभ हुआ? ऑप्शन डी, 1866। नेक्स्ट है, मोतीलाल नेहरू और सी आर दास द्वारा 1923 ईस्वी में गठित पार्टी का नाम क्या था? ऑप्शन बी, स्वराज पार्टी। नेक्स्ट है, लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति का प्रथम शिकार निम्नलिखित में से कौन हुआ? इसका आंसर है ऑप्शन सी, सतारा। नेक्स्ट है, अंग्रेजों के विरुद्ध खान अब्दुल गफ्फार खान द्वारा प्रारंभ किए गए आंदोलन का क्या नाम था? तो इसका था लाल कुर्ती रेड शर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड का परित्याग कर दिया?
तो इसका है जलियांवाला बाग हत्याकांड। नेक्स्ट है सर टॉमस मुनरो किन वर्षों में मद्रास के गवर्नर रहे? ऑप्शन ए 1820 से 1827। नेक्स्ट है पश्चिमी भारत के डी के कर्वे का नाम निम्नलिखित में से किस संदर्भ में आता है? तो सी और डी इसमें दो ऑप्शन सही हैं, बाल हत्या में भी आता है और विधवा पुनर्विवाह में भी आता है। नेक्स्ट है सूची फर्स्ट को सेकंड से मिलाइए। एक तरफ युद्ध है और एक तरफ संधियां हैं। तो यहाँ मैंने इनको सही से मिलान करके लिखा हुआ है। प्रथम कर्नाटक युद्ध एक्सला शैपल की संधि से अंत हुआ। तृतीय कर्नाटक युद्ध पेरिस की संधि। द्वितीय कर्नाटक युद्ध अनिर्णायक रहा और प्रथम मैसूर युद्ध ब्रिटिश की हार हुई। तो यहाँ पे हमारा खत्म होता है आज का वीडियो। हिस्ट्री के मैंने पिछले